चलो तो और क्वेश्चन अब हम करते हैं। तो 3 कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे, फिर से एक एक करके कर लेते हैं क्वेश्चन। पहला कॉन्सेप्ट किसका था? एनालॉजी। इसमें हम क्या फाइंड करते हैं? रिलेशनशिप। जैसा भी पिछला जो क्वेश्चन कर रहे थे वो भी क्या था? रिलेशनशिप का ही क्वेश्चन था। तो पहले इसी के क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या हो सकता है? वर्ड के बेस पर भी हो सकते हैं। तो पहले एक दो वर्ड के एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे मान लो शार्प is to blunt. In the same way क्या होगा? दोनों ऑप्शन गायब है। तो शार्प और ब्लंट से क्या समझ में आ रहा है हमें? क्या मतलब होता है? सर ब्लंट मतलब क्या होता है? अपोजिट है शायद। रेनुमा, क्या रिलेशन है शार्प और ब्लंट? ब्लंट कहते हैं, देखो शार्प का मतलब होता है जो बहुत तेज होता है, तो दोनों मतलब शार्प हम ऐसे भी यूज करते हैं कि बहुत ही शार्प पर्सन है, यानी बहुत जल्दी चीजें समझ लेता है, बहुत तेज है। लेकिन शार्प का दूसरा सेंस भी हम करते हैं जो कि बहुत ही मतलब इतने तेज चीज होती है कि एकदम काट देते हैं, कि शार्प नाइफ के लिए भी यूज होता है कि शार्प नाइफ है। ब्लंट क्या होता है? ब्लंट के भी कई यूज होते हैं। ब्लंट हम ऐसे भी बोलते हैं जैसे नॉर्मल पर्सन के लिए भी बोल देते हैं कि बहुत ब्लंट है। तो वहाँ ब्लंट का मतलब होता है एकदम कुछ भी बोलने वाला, मतलब जिसके अंदर सीधा कोई भी साधा टाइप। नहीं नहीं, सीधा साधा नहीं। ब्लंट मतलब होता है जिसके अंदर कोई सर रि... मुझे हाँ पता था, मैं बोल ही रही थी। सर मुंहफट जिसे बोलते हैं, लाइक जो एकदम हाँ, से बोल देते हैं। मुंह फट होते हैं, या इस सेंस में कह सकते हैं कि उनके अंदर क्या होता है? रिफाइन नहीं होते, मतलब कि कब क्या बोलना चाहिए सोच समझ के वो नहीं पता होता उन्हें, वो कुछ भी एकदम बोल सकते हैं। तो ऐसे पर्सन को भी हम कहते हैं ब्लंट। तो अगर किसी पर्सन के लिए हम यूज करें तो शार्प और ब्लंट में कोई रिलेशन नहीं है। शार्प रिलेटेड है उसकी अंडरस्टैंडिंग से कि चीजों को कितनी जल्दी समझ रहा है। ब्लंट उसका बोलने के तरीके पर है कि वो कुछ भी बोल सकता है। मुंहफट जो है बिल्कुल सही एग्जाम्पल है, मतलब मीनिंग है इसका कि कुछ भी बोल सकता है। तो पर्सन वाले सेंस में यहाँ पर रिलेशन तो कुछ नहीं है। दूसरी रिलेशन क्या होती है? किसी ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं कि शार्प ऑब्जेक्ट है, तो शार्प मतलब कि बहुत ही तेज है, एकदम से काट देगा किसी चीज को। और ब्लंट का मतलब होता है जो कि शार्प नहीं होता। जैसे नाइफ है तो हम कहते हैं ना कि ये अब खराब हो गया, इससे कट नहीं रहा, तो वैसे नाइफ को कहते हैं कि ये ब्लंट हो गया है। तो यानी एक दूसरे के क्या है? ये एंटोनिम्स है, शार्प एंड ब्लंट। अब ऑप्शन में आपको गिवन है शेल्टर इज टू गार्ड। शेल्टर और गार्ड में क्या रिलेशन होगी? क्या ये एंटोनिम है? अब हमें सिर्फ एंटोनिम यानी अपोजिट देखना है। शो इज टू प्रेजेंट, सी है पैरिटी इज टू इक्वालिटी, और डी है साइट इज टू ब्लाइंडनेस। क्या ऑप्शन आएगा? शेल्टर और गार्ड। शेल्टर और गार्ड क्या है आपस में? अपोजिट है या नहीं? अब तो तुम्हें रिलेशन पता चल गया ना, अपोजिट का बनाना है। अब तुम्हें बस ये सोचना है अपोजिट है या नहीं, बस दैट विल बी द आंसर। शेल्टर या गार्ड अपोजिट है या नहीं? अरे जल्दी बताओ। शेल्टर करना किसी चीज को नो सर, प्रोटेक्ट करना, अपोजिट नहीं है। और गार्ड करना किसी चीज की रखवाली करना।
तो ये कोई अपोजिट सेंस तो आ नहीं रहा। ये एक तरीके से क्या है, सिनोनिम्स है। शेल्टर और गार्ड करना सिनोनिम है। शो और प्रेजेंट ये भी सिनोनिम है, शो होना, प्रेजेंट होना। डी होगा सर। पैरिटी एंड इक्वालिटी, देखो यहाँ वर्ड यूज हुआ है PAR, ये बहुत जगह आता है और अच्छा वर्ड है। एट पार भी हम सुनते हैं ना वर्ड, दिस पार रेफर करता है इक्वालिटी को। एट पार मींस दोनों इक्वल हैं, सेम लेवल पर है। तो ये इक्वालिटी और ये भी क्या है, सिनोनिम है। ये तीनों सिनोनिम थे इस बार। लास्ट क्या बचा, दिस वन, हमें देख के भी समझ में आ रहा है, साइट मतलब देख सकते हैं, ब्लाइंडनेस इसका अपोजिट है, एंटोनिम। तो ऐसे वर्ड बेस आ सकते हैं किस पे, डायरेक्ट सिनोनिम एंटोनिम। और आ सकते हैं जैसे जापान इज टू सूमो। अभी आपकी जनरल नॉलेज और सब कुछ भी रिलेट कर सकता है, इंग्लिश को भी, जनरल नॉलेज को भी, मैथ्स को भी। तो इस चीज को तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी तुम्हें चीजें पता चलती चली जाएंगी। जैसे जापान और सूमो, जापान और सूमो में क्या रिलेशन है, सूमो और जापान में कोई रिलेशन समझ में आ रहा है? अगर वैसे समझ में नहीं आए तो फिर ऑप्शन देखो, तो ऑप्शन से भी तुम्हें हिंट मिलेगा। यस इंडिया के सर। साथ कबड्डी आ रहा है, यानी स्पोर्ट्स की बात हो रही है। स्पोर्ट्स की बात हो रही है। अमेरिका के साथ आ रहा है रग्बी। तो अब तुम्हें ये स्पोर्ट्स का भी मतलब, अब ये जी के बेस्ड क्वेश्चन आ गए। कॉन्सेप्ट यूज हुआ है दिस वन, इंग्लैंड इज टू फुटबॉल, एंड लास्ट इज भूटान इज टू आर्चरी। अब देखो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन अगर ट्रिकी क्वेश्चन में कहीं फंस जाओ, देखो हमेशा कौन दिमाग में अपने ये रखो कि अगर सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन तो अच्छी बात है, अगर नहीं सॉल्व कर पा रहा हो तो एटलीस्ट दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लो, अगर तुम्हें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो दो क्वेश्चन तो अटेम्प्ट, दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सको, कम से कम इतना कर सको। तो तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, एक कंट्री का नाम है और एक स्पोर्ट्स का नाम है। तो कंट्री का स्पोर्ट है तो मोस्ट प्रोबेबली हम ले सकते हैं ये क्या होगा, नेशनल स्पोर्ट ही होगा उस कंट्री का। ऐसे तो हर कंट्री बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलती है, लेकिन हम रिलेशन कब बना सकते हैं, जब कंट्री का क्या दे रखा हो, नेशनल स्पोर्ट दे रखा हो। तो यानी जापान का नेशनल गेम क्या है, या नेशनल स्पोर्ट क्या है, सूमो। जो सूमो रेसलिंग टाइप का होता है ना, सुमोस के बारे में कभी देखे, सुमो कैसे होते हैं? यस सर, देखा है। कैसे कैसे होते मोटे मोटे से बहुत बड़े बड़े। हैं? मोटे होते हैं, उन्हें बचपन से ही मतलब ट्रेन किया जाता है कि इसको सुमो बनाना है। उनका खाना, रहना, सब कुछ बचपन से ही शुरू हो जाता है। तभी वो उनकी बॉडी इस तरीके से होती है कि इतना वेट को मैनेज कर पाती है। वरना एक नॉर्मल पर्सन का तो थोड़ा सा ही वेट बढ़ता है और फिर बॉडी उसकी जवाब देने लगती है। तो उनको बचपन से ही ट्रेन किया जाता है कि इन्हें सुमो ही बनना है। तो इसी तरीके से उनका खाना पीना बचपन से ही शुरू हो जाता है, तो वो सुमोस कहलाते हैं। अब इंडिया, इंडिया का नेशनल स्पोर्ट क्या है? हॉकी। हॉकी, पक्का हॉकी है? यस सर, हॉकी। इंडिया की नेशनल लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी।
स्पोर्ट्स का देखो एक बार चेक कर लेना, लेकिन नेशनल लैंग्वेज का मुझे कंफर्म है कि इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है ऑफिशियली। इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी इज नॉट द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इंडिया में है ही नहीं कोई नेशनल लैंग्वेज। हिंदी जो बोलते हैं हम, हिंदी जो बोला जाता है वो किस सेंस में बोलते हैं कि मदर टंग, कि भाई हमारी मदर टंग क्या है इंडिया में रहने वालों की, हिंदी। बट ऑफिशियली जैसे हर नेशनल जो भी चीज होती है उसको एक ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशन में पास किया जाता है, तो उसका कोई रेजोल्यूशन होता है कि इस रेजोल्यूशन में पास हुआ, उसका कोई डेट और ईयर होती है कि इस ईयर में पास किया गया। तो नेशनल लैंग्वेज जो है अभी तक हिंदी को पास नहीं करा गया। स्पोर्ट्स का भी मुझे श्योर नहीं है अभी तक कि ऑफिशियली पास हुआ है या नहीं। ये टाइम मिले ना तो बैठ के देखना जरा, नेशनल लैंग्वेज और नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया। लेकिन अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो यही पढ़ते आ रहे हैं कि हॉकी है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। चलो, मतलब एक ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो क्या? कोई और ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हो? यस सर। यस सर। इंग्लैंड का, इंग्लैंड। इंग्लैंड, यही होगा रहनुमा। इंग्लैंड का क्या है नेशनल स्पोर्ट्स? सर क्रिकेट है। क्रिकेट है, क्योंकि हम क्या पढ़ते भी हैं कि कहाँ से शुरू हुआ ये गेम क्रिकेट का? इंग्लैंड से। सर डी होगा शायद तो देखो आंसर। दो, हाँ एक मिनट अभी देख लेते। अब देखो तुमने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए, तो क्वेश्चन छोड़ने से अच्छा है कि तुम बिल्कुल ही स्किप कर दो कि हमें पता ही नहीं चल रहा क्या है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। अब अगर तुम्हें गैस करना पड़ जाए, मान लो वहां पर कम क्वेश्चन है, टाइम हुए, हमें कुछ गैस करने हैं, तो दो ऑप्शन के बीच में गैस करना फिर भी सेफ है। तो क्वेश्चन को स्किप करने से बेटर है कि तुम्हारे पास टाइम भी है और क्वेश्चन बच रहा है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो एलिमिनेट कर दिया, अब हमें दो पता चल गए। अब इसमें से क्या हो सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। अमेरिका का नेशनल स्पोर्ट्स क्या है? बेसबॉल। तो बेसबॉल जो है वो अमेरिका का नेशनल गेम है, नेशनल स्पोर्ट्स है। तो ये चीजें भी चलो अच्छा है, तुम्हारे जी के जीएस के लिए कवर होती चली जा रही। तो जापान का नेशनल स्पोर्ट्स है सुमो। इंडिया का हॉकी, अगर आ जाता है कहीं पर तो हॉकी है, वरना एक बार चेक कर लेना नेशनल लैंग्वेज और गेम दोनों का। बाकी अमेरिका का बेसबॉल, इंग्लैंड का क्रिकेट, फुटबॉल नहीं है, और भूटान का आर्चरी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज होता है, एनालॉजी का तुम उठा के बैठोगे ना तो नई नई चीजें तुम्हें मिलेंगी। अच्छा ये चीज है, ये है। अब जैसे जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया इज टू कैंगरू। तो क्या समझ में आया क्या रिलेशन हो सकती है? एनिमल, नेशनल एनिमल, एनिमल। नेशनल एनिमल। तो ऑप्शन अब हम ले लेते हैं। ऑप्शन में दे रखा है इंडिया पीकॉक, यूएसए बाल्ड ईगल। ऑप्शन 3 हम ले लेते हैं बांग्लादेश हिल्सा। ऑप्शन 4 ले लेते हैं फिनलैंड और ब्राउन बियर। अब इसमें क्या हो सकता है? अगर डायरेक्ट नहीं पता तो ये बताओ कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है? 1 और 2 तो सर एलिमिनेट होगा।
क्योंकि सर यहाँ पे हो रहा है एनिमल का बात और यहाँ पे है दोनों बर्ड। नहीं तो नेशनल एनिमल या बर्ड वो दोनों हो सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। नेशनल एनिमल या बर्ड मतलब ये होता है कि किस एनिमल से उस कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो हमारे दिमाग में खुद ही आता है कि कैंगरू की बात हो रही है। यानी इंडिया का क्या है, चलो पहले ये बताओ। इंडिया का तो सर टाइगर है और पिकॉक भी है नेशनल। एनिमल है, सही बताया तुमने, नेशनल एनिमल है टाइगर नेशनल, यस सर, और नेशनल बर्ड पिकॉक। और बर्ड है पीकॉक। चलो ठीक है, तो यहाँ एक केस के हिसाब से हो सकता है आंसर। अभी और आगे देख लेते हैं। यूएसए और बाल्ड ईगल। बाल्ड ईगल यूएसए की नेशनल बर्ड है लेकिन एनिमल नहीं है। तो ये देखो दोनों बर्ड हो गए। अगर एक ऑप्शन होता तब भी हम मान सकते थे कि आंसर हो सकता है, लेकिन दो ऑप्शन आ गए यानी बर्ड्स के बेस पे तो नहीं होगा। तो दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। अब क्या बचा, बांग्लादेश। बांग्लादेश का क्या है नेशनल एनिमल? नहीं पता सर। रहनुमा पता है क्या है? नो सर। बांग्लादेश और इंडिया का सेम नेशनल एनिमल है, टाइगर बोलते हैं। अगर हम पूरा लिखें तो दैट इज रॉयल बंगाल टाइगर। इंडिया और बांग्लादेश का सेम नेशनल एनिमल है, जो इंडिया का है वही बांग्लादेश का, रॉयल बंगाल टाइगर। तो यहाँ भी हमें समझ में आ गया। तो लास्ट ऑप्शन क्या बच रहा है, दिस वन, यानी आवर आंसर इज फिनलैंड का क्या है, ब्राउन बियर। तो हमें ये एक नई चीज पता चल गई यहाँ से। फिनलैंड का नेशनल एनिमल क्या है, ब्राउन बियर। क्लियर ये क्वेश्चन? तो ये थोड़े जीके पर बेस्ड है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, एनालॉजी का यूज किया है। तो वर्ड्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन नॉर्मली जो आते हैं अभी तक जामिया एएमयू का पैटर्न क्या है कि सिनोनिम एंटोनिम पे पूछते हैं वो। तो सिनोनिम एंटोनिम अच्छे से कर लेना। एक और लास्ट कर लेते हैं, चलो ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। पोयम is to stanza in the same way क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है essay is to paragraph, ऑप्शन टू है song is to story, ऑप्शन थ्री है sentence is to words, ऑप्शन फोर है book is to lyrics। क्या ऑप्शन हो सकता है इसमें? स्टेंजा किसे कहते हैं? पोयम और सर वन स्टेंजा को होगा। कैसे? सर पोयम में स्टैंजा होता है, लाइक उर्दू में बोलते हो जैसे शेर होते हैं एक पोयम में, 2 लाइन्स के या 4 लाइन्स के। तो उनसे मिलके बनती है पोयम। दिस वन, पोयम।
तो पैराग्राफ से मिलके बनता है ऐसे, या एक ऐसे के अंदर कह सकते हैं हम कई सारे पैराग्राफ होते हैं। ओके, ये सेंटेंस और वर्ड गलत लिख गया इस फॉर्म में, तो ये आंसर हो जाता। वर्ड इज टू सेंटेंस था, एक ऑप्शन गलत लिख दिया था मैंने। देखो वर्ड और सेंटेंस, सॉन्ग और स्टोरी तो ये अलग चीज है ना, ऑप्शन ये गया, और बुक और लिरिक्स भी अलग है, ये दो ऑप्शन तो गलत थे। यहाँ वर्ड और सेंटेंस है। देखो पहले आया है वर्ड और उसके बाद में आया है सेंटेंस। यहाँ ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैंने ऑप्शन लिखने में गलती कर दी, तो ये भी सही आंसर बन रहा था। देखो वर्ड से मिलके क्या बनता है, सेंटेंस। वर्ड से मिलके बनता है ना सेंटेंस, लेकिन यहां पर क्या है, स्टेंजा से मिलके बनती पोयम। तो यानी ऑर्डर जो रहेगा या रिलेशन जो रहेगी वो इसी तरीके से होगी कि यहाँ जो ऑप्शन आना था, इस ऑप्शन को जब कंबाइन करेंगे तब ये ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ हमारा सही क्या बैठ रहा था, पैराग्राफ से मिलके बनता है एस से। ये समझ गया ना, ऑर्डर का बहुत ध्यान रखना है। पहले पोयम लिखा है, बाद में स्टेंजा लिखा है, तो स्टेंजा से मिलके पोयम बन रहा है, तो पहले एस से है और सेकंड नंबर पे पैराग्राफ है। तो ये ऑप्शन सही है कि पैराग्राफ से मिलके क्या बन रहा है, एस से। वर्ड और सेंटेंस इसलिए गलत हो रहे हैं, ये सही तब होता जब इस तरीके से होता कि सेंटेंस से मिलके वर्ड बनता, या फिर ऐसे लिखा होता जो मैंने गलती से लिख दिया था कि सेंटेंस इज टू वर्ड्स, तो ये ऑप्शन सही हो जाता कि वर्ड से मिलके क्या हो रहा है, सेंटेंसेस बन रहे हैं। तो क्लियर, ऑर्डर का ध्यान रहेगा हमेशा। यस अब इसका सर। इसके बाद, हाँ सिनोनिम एंटोनिम्स के उस पे मिल जाएंगे सर, हाँ जो आपने हाइट बताया था। हाँ, उसमें इंग्लिश में जाना, सिनोनिम एंटोनिम डायरेक्ट उसमें डायरेक्ट प्रैक्टिस करना। अब आते हैं नंबर्स वाला। एनालॉजी में नंबर्स के एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं कि 196 is to 256. In the same way, 324 is to what? Option 1, 361. Option 2, 400. Option C, 411. Option D, 484. ये है चार ऑप्शन, इसमें से बताना है। So 400. 400 कैसे आ रहा है 400? क्या लॉजिक लगा? सर 14 का स्क्वायर 196 होता है। गुड। और ये किसका है? सही 6। 16 का होता है। तो 14 में यानी जो भी नंबर है उसमें +2 करके स्क्वायर कर रहे हैं हम। 324 किसका है? सही 18 का 18। होता है। 18 का स्क्वायर, तो इसमें आंसर क्या होगा, +2 करेंगे यानी यस सर 20। 20। 20 का 400। स्क्वायर, दिस इज द। तो देखो ये स्क्वायर याद करना एकदम समझ में आ गया, वरना फिर हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये सब करते रहते कि क्या होगा। जैसे नेक्स्ट करते हैं, 13 is to 2197. In the same way, 16 is to what? 1024.
27444096 और ऑप्शन 4 है 3378। क्या आंसर होगा इसमें? फोर 4096। 4096, यस, दिस इज द आंसर। क्या कॉन्सेप्ट लगा इसमें? फिर 13 का क्यूब 2196, 16 का क्यूब 4096। गुड, तो ये याद रखने थे। 13 का क्यूब इज 2197, 16 का क्यूब क्या हो जाएगा? 4096। देखो इसमें पूरा क्यूब, अगर हमें लॉजिक समझ में आ गया कि क्यूब है, लेकिन ऐसा नंबर दे रखा है कि क्यूब निकालने में हमें क्या होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। क्यूब का हमने एक मेथड भी पढ़ा था ना, कैसे निकालते हैं क्यूब, शॉर्टकट। तो हम वैसे भी कर सकते हैं, या फिर हमें यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वैल्यू नहीं निकालनी, ऑप्शन से हम बता सकते हैं। तो हम थोड़ी सी देर को अगर सिर्फ ये सोच लेते हैं कि देखो 16 का क्यूब का मतलब है 16 इंटू 16 इंटू 16। जब 16 और 16 की मल्टीप्लाई होगी तो यूनिट डिजिट क्या आएगा हमेशा? 6। तो कोई भी नंबर आए लास्ट में क्या होगा? 6। इसकी जब हम 16 से फिर करेंगे तो देखो फिर 6 और 6 की मल्टीप्लाई होगी, तो अगेन जो भी नंबर आएगा उसका लास्ट डिजिट क्या होगी? 6। तो यहाँ पर देखो सारे ऑप्शन में एक ही ऐसा नंबर था जिसकी लास्ट में क्या है? 6 है। और हमें लग भी रहा है कि भाई 13 का जो क्यूब है वो 2000 से ऊपर है, तो 16 का और बड़ी वैल्यू होगी। तो हमें आंसर समझ में आ गया क्या होगा? 4096। यानी पूरा क्यूब निकालने की जरूरत नहीं, मेंटली आप ये सोच सकते थे कि 6 की कभी भी 6 से मल्टीप्लाई कितनी बार भी होगी, हमेशा आंसर क्या आएगा? 6। तो चाहे 16 का स्क्वायर करें, 16 का क्यूब करें, लास्ट में 6 होगा। 26 का स्क्वायर करें या क्यूब करें, लास्ट में 6 होगा। 6 का स्क्वायर या क्यूब करें, लास्ट में हमेशा क्या होगा? 6। क्लियर ये चीज? तो इससे हम जल्दी से बता सकते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 6:2:2:2 in the same way 9:, what? ऑप्शन में दे रहा हूं। 738, 767, 729, 744। मान लो 5 ऑप्शन है इसमें। 776। तो तुम्हें ऑप्शन देख के देखो एक चीज समझ में आ गई कि जो भी आंसर है वो 700 से 800 के बीच में है। यानी तुम्हें जो भी रिलेशन बनानी है वो इस तरीके से बनानी है कि आंसर 700 से 800 के बीच में आए। अब सोचो कि क्या हो सकता है। देखो ऑप्शन हमें बहुत हेल्प करते हैं, हमारे सोचने में एक वो डायरेक्शन दे देते हैं कि कैसे सोचना है। सर शायद से 738 आएगा। 738, यस, 738 इज द आंसर। क्या लॉजिक लगाया इसमें? सर 6 का क्यूब होता है 216, उसमें हमने 6 ही ऐड कर दिए तो 222 आ गया। फिर
9 का क्यूब होता है 729, उसमें 9 ही ऐड कर दिया। 9 क्यूब इज 729 प्लस 9, ये हो गया 738। यस, दिस इज द आंसर। तो हमें यहाँ देखो 6 और 222 को सोचना था कि क्या हो सकता है कि हम कुछ नंबर मल्टीप्लाई कर दें, स्क्वायर कर दें, क्यूब कर दें। तो जैसे हम क्यूब सोचते तो हमें हिंट मिलता कि 6 क्यूब मीन्स 216। तो 216 इसके क्लोज नंबर है, तो 216 में 6 ऐड कर रहे हैं तो हमें ये मिल रहा है। फिर हमें अभी तक ये नहीं पता कि हमारा सही है या नहीं, लेकिन जब हमने दूसरी चीज सोची कि जब 9 का क्यूब करेंगे तो 9 का क्यूब इज 729, यानी 700 से 800 के बीच में कुछ आ रहा है। तो हमें लग रहा है कि यानी हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो 9 क्यूब प्लस 9 करके चेक किया, 738 मिला। ऑप्शन में भी हमें दिख रहा है, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। क्लियर ये? तो ये नंबर्स में इस तरीके से एनालॉजी बना सकते हैं हम। लेटर्स पे आते हैं। लेटर्स का भी वही चीज है कि सिंपल सिंगल लेटर भी हो सकते हैं, 2 या 3 लेटर्स भी हो सकते हैं कि डी के इज टू जी जी इन द सेम वे एल एस इज टू वॉट। क्या होगा? ऑप्शन ए इज ओ आर, ऑप्शन 2 इज पी पी, ऑप्शन 3 इज ओ ओ, ऑप्शन 4 इज एल एच, ऑप्शन 5 इज एम जी। ऑप्शन 3 होगा सर। ऑप्शन 3 ओ ओ। यस, दिस इज द आंसर, ओ ओ। क्या लॉजिक लगा इसमें? भाई 2 लेटर है तो इनको आपस में रिलेट करके देखो। डी और जी में क्या रिलेशन है, के और जी में क्या रिलेशन है, वही रिलेशन हमें एल के साथ और एस के साथ बताना है। तो डी और जी में क्या रिलेशन है? डी ई एफ जी, ई एफ जी यानी +3, और के और जी, जी एच आई जे के यानी -4। तो एल में हमें 3 ऐड करें तो क्या मिलेगा? एल के बाद एम एन ओ, तो पहला लेटर होगा ओ, और एस से -4 उल्टा चलेंगे हम, तो अगेन क्या आएगा? ओ। तो आंसर विल बी ऑप्शन 3 ओ ओ। क्लियर है? यस सर। तो इस तरीके के ये एनालॉजी के हो सकते हैं, और साथ में क्या हो सकता है कभी कभी कि मिक्स हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं अल्फा न्यूमरिक। अल्फा न्यूमरिक मतलब अल्फाबेट भी होंगे और उसमें नंबर्स भी होंगे, जैसे कि 6p1 is to 5y2 in the same way
6J3 will be equal to what? क्या आएगा यहाँ? क्या आंसर हो सकता है? सर वो जे लिखा है ना, 6J3। 6J3, हाँ। चलो मैं ऑप्शन तो मैंने दिए नहीं थे तुम्हें। 6L4 9K4 9W4 4L6। तो देखो यार, नंबर के साथ लेटर्स हैं, तो लेटर की अगर हम पोजीशन लिख ले तो हमें कुछ हिंट मिल सकता है कि क्या हो सकता है। अल्फा न्यूमरिक में नॉर्मली आपस में रिलेट करते हैं, तो पी की क्या पोजीशन है? तो एकदम देखो पोजीशन देखनी तो वही रूल, मेजॉरिटी 5 10 15 20 25। ओ के बाद आएगा पी, ओ इज 15, पी इज 16, तो पी की वैल्यू होती है 16। वाई की क्या होती है? वाई इज 25, तो y की होती 25। कुछ रिलेशन बनी, समझ में आई? देखो नंबर लिख के स्क्वायर बन रहा है। स्क्वायर बन रहा है। जब P16 पर है तो हमने उसी के नंबर्स लिख रखे हैं उसके लेफ्ट और राइट में। देखो ऐसे भी सोच सकते हैं, हाँ देखो 1 और 6 दिख रहा है ना हमें यहाँ, और यहाँ 2 5 दिख रहा है, लेकिन फिर जे के लिए कौन सा होता है? जे इज 10। लेकिन अब ये लॉजिक फिर कैसे लगाएंगे हम यहाँ पर? ओके, ऑप्शन 2 आंसर होगा सर, 49 के। कैसे? So 4 4s are 16, 5 5s are 25, 6 6s are 36, 7 7s are 49। आई मीन 6J3 का 36 बन जाएगा ना, तो वो 6 का स्क्वायर है। नहीं, जे की वैल्यू तो 10 है ना, 10 और 36 को कैसे रिलेट किया? मतलब ये क्वेश्चन है मेरे पास भी, लेकिन मुझे भी कुछ कंफ्यूजन लग रहा है इसमें कि आंसर कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ नंबर के बेस पे तो सीधे सीधे हम रिलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कैसे सर करेंगे फिर? 6 यहाँ पर 4 तो नहीं, मगर फिर भी 10 ही आएगा सर। 6J4 होगा तो 10 आ जाएगा, 6 और 4 10। वो तो डिजिट का सम हो गया ना फिर, लेकिन यहाँ हम कहीं सम नहीं कर रहे हैं ना, हम उनकी पोजीशन लिख रहे हैं सिर्फ, तो यहाँ कुछ क्वेश्चन में ही मुझे लग रहा है गड़बड़ है।
एक बार और वो देख लो रिवर्स में लेके, अगर रिवर्स से भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो फिर क्वेश्चन में गड़बड़ है। बैकवर्ड पोजीशन क्या होती है? 6p1, p की फॉरवर्ड पोजीशन तो 16 है, बैकवर्ड कितनी है? 27 में से माइनस कर दो 11, और y की कितनी है? y की पोजीशन है सेकंड। कुछ बन नहीं रहा इसमें लॉजिक। ये कुछ बन रहा है, देखो थोड़ी देर और ट्राई करो वरना फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नहीं बन रहा कुछ है, चलो नेक्स्ट करते हैं। कभी कभी स्प्रिंटिंग हो जाती है कुछ क्वेश्चंस में। 3p2 2j0, ये जीरो है, बीच में सिर्फ लेटर्स है, बाकी दोनों तरफ नंबर्स है। इन द सेम वे 3r6 is to what? 2m6, 2n8, 1h6, 2l4, 2v2। देखो p की अभी पोजीशन लिखी थी हमने 16, j की पोजीशन थी 10, और r की पोजीशन क्या होगी? o p q r s t, t is 20, उससे पहले दो 18। सर कोई बन रहा है रिलेशन? हाँ सर ऊपर वाले में ये क्वेश्चन था सर, हम क्यों लिख रहे हैं पोजीशंस वहां पर? ये क्योंकि p की यहाँ पोजीशन नंबर्स के साथ रिलेट करना था ना हमें, 6 और 1, तो हमने पोजीशन लिख के देखा कि उसके साथ तो कोई रिलेशन नहीं है जो ये नंबर्स की बन रही है, ये चेक करने के लिए लिखा था हमने। जैसे यहाँ पर ओके इस सर। क्वेश्चन में कर रहे हैं वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज किया हमने कि भाई ये नंबर्स हैं 3 और 2, तो कैसे रिलेट करें 3 और 2? तो हमने कहा कि p को नंबर्स में लिख के देखते हैं तो क्या कोई लॉजिक आ रहा है। तो क्या लॉजिक लग रहा है यहाँ? तो कुछ दिख रहा है एक लॉजिक। ये 2 का डिजिबल है। 2 का क्या है? सर ये 2 से कट जाएगा ये दोनों। 2 से कट जाएगा? देखो ये सिंपल लॉजिक होता है, 2 से कट जाए या 3 से डिविजिबल हो जाए या ऑड इवन, ये हम तब यूज करते हैं जब कुछ और लॉजिक हमें समझ में नहीं आ रहा। अगर कुछ और लॉजिक समझ में आ रहा है तो पहले हम प्रेफरेंस किसी और को देते हैं। जैसे तुम कह रहे हो 2 से डिविजिबल है, तो हर दूसरा नंबर जो होता है वो 2 से डिविजिबल होता है। भाई 1 नहीं होगा 2 होगा, 3 नहीं होगा 4 होगा, 5 नहीं होगा 6 होगा। तो 2 से डिविजिबल मतलब बहुत बड़ा रूल है, हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते इजीली। क्लियर? तो पहले हम कोशिश करते हैं कि क्या कुछ और लॉजिक लग रहा है, अगर कुछ भी नहीं बन रहा तो फिर हम कहेंगे कि भाई 2 से डिविजिबल वाला रूल भी तो हो सकता है। लेकिन पहले कोशिश ये करो कि कुछ और लॉजिक देखो, कुछ और तो नहीं दिख रहा है इसमें।
क्या आएगा इसमें, कुछ और नहीं दिख रहा। देखो 16 2 जा 32, 10 2 जा 20, 18 2 जा 36। अब कुछ दिखा पैटर्न कहीं पर? दिखा पैटर्न, कुछ मिला नंबर? फिर ऑप्शन 1 M। ऑप्शन 1। देखो एक चीज तो हमें ये समझ में आ गई कि जो बीच में लेटर लिखा है उसकी अगर हम फॉरवर्ड पोजीशन ले रहे हैं और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, डबल कर दें, तो वही नंबर्स लिखे हुए दोनों साइड उसके। पी के दोनों तरफ 3 और 2 32 लिखा है, जे के दोनों तरफ 20 लिखा है, 2 और 0, आर के 36 है, 3 और 6। तो यहाँ जो भी लेटर आएगा, लेटर को की पोजीशन को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो एक रूल तो क्लियर हो गया, लेकिन अब लेटर कौन सा आएगा? तो लेटर के लिए भी हमें यहीं से लॉजिक लेना पड़ेगा कि पी और जे में क्या रिलेशन है, पी 16 जे इज 10, यानी -6। तो आर से -6 करेंगे हम। तो देखो आर का है 18 पोजीशन, 18 -6 इज 12। 12 कौन सी पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है? ओ होता है 10, तो सॉरी जे होता है 10, इजॉर्टी वाले में ई जे, जे इज 10, जे के बाद के एल, के इज 11, एल इज 12। यानी यहाँ जो भी आएगा उसके बीच में लेटर क्या होगा, एल। एल की पोजीशन क्या है, 12। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, और इस तरीके से लिख देंगे 2L4। दिस विल बी द आंसर, ऑप्शन 4। क्लियर? तो पहले हमने लॉजिक सोचा, अच्छा डबल करके नंबर लिख रहे हैं, फिर आर के साथ अब लेटर कौन सा आएगा, तो लेटर के लिए भी हमें सेम रिलेशन लगानी जो पी और जे के बीच में है। तो पी और जे के बीच में क्या रिलेशन है, हमने देखा पी का नंबर था 16, जे का नंबर आया 10, यानी -6 का रूल लग रहा है। तो यहाँ भी हमने क्या करा, -6 किया। आर था 18, तो 18 -6 हो गया 12। 12 पर आ रहा है एल, उसको डबल किया और इस तरीके से लिख दिया। तो आंसर क्या आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर ये चीज? भाई लेटर के लिए भी तो कोई ना कोई लॉजिक होने चाहिए था। यस सर यस। नेक्स्ट आते हैं, आप करते हैं सीरीज कंप्लीशन वाले। सीरीज कंप्लीट करनी है। सीरीज कंप्लीट में क्या होगा, आपको नंबर्स दे रखे होंगे, मान लो जैसे ये है 97, 83, 73, 67, 59। अब क्या आएगा, 53, 49, 47, 51, 57। कोई पैटर्न बनाने की कोशिश करो, एक पैटर्न बनना होगा कुछ। सर 57। 57 नहीं है,
देखो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आएगा कि ये नंबर कम हो रहा है, भाई यही आ रहा है ना देख के। यस वो सर। पहला लॉजिक क्या लग रहा है? तो पहले इसको देखो, क्या कोई सीरीज बन रही है इस तरीके से? 97 में से 83 कितना माइनस होगा? 14। देन फिर कितना माइनस हो गया? 10। फिर कितना माइनस हो गया? 336। लेकिन फिर कितना माइनस हो रहा है? 12। तो ये देखो यहाँ तक तो चलो हमारे समझ में आ रहा था, एक पैटर्न दिख रहा था हमें कि 4 4 कम करके हो रहा है, 14 10 6। लेकिन ये एकदम 12 आ गया, तो ये पैटर्न तो ब्रेक हो गया। यानी इस तरीके का सब्ट्रैक्शन का तो नहीं है ये क्वेश्चन। अब क्या हो सकता है फिर? ऑड नंबर, इवन ऑड। नहीं तो सारे ऑड है। स्क्वायर या क्यूब का भी कोई रिलेशन नहीं लग रही। तो देखो जब हमारा ये सब फेल हो जाएगा, मान लो कि नंबर कम हो रहा है, तो या तो सब्ट्रैक्शन होगा या डिवीजन होगा, वो लॉजिक भी फेल हो गया हमारा। ये नंबर डिक्रीजिंग के लिए, इंक्रीजिंग होते तो मैं क्या करता, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक सोचता, तो वो तो है ही नहीं इसमें। खैर जब ये चीज फेल हो जाती है तब हम आते हैं किस पे? स्क्वायर्स क्यूब पर, कि कहीं ये सीरीज स्क्वायर या क्यूब्स की तो नहीं है, तो वैसा भी नहीं लग रहा। जब ये सब फेल हो जाते हैं तो फिर हम आ जाते हैं कि कहीं स्पेशल केस तो नहीं है। और स्पेशल सबसे बड़ा केस, सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होता है प्राइम नंबर्स। ये प्राइम नंबर की सीरीज तो नहीं है, ये देखो। सर आपने वहाँ 12 क्यों लिखा है? -12। ओह 67 में -8, सॉरी। मतलब -8 में भी आके हमारा पैटर्न ब्रेक हो गया। तो क्या ये प्राइम नंबर की सीरीज है? ये देखो। सर कंपोजिट नंबर्स हैं ये सब। ये सब कंपोजिट है? कैसे? 59 किससे डिवाइड होता है? 97 किससे होता है? 83 सॉरी सर 73 मुझे किससे लगा आपने ये पूछा है -14 -10। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। ये तो फेल हो गया हमारा लॉजिक, मतलब सब्ट्रैक्शन वाला तो फेल हो गया भाई, यूनिफॉर्म कोई पैटर्न ही नहीं बनना। तो फिर हम जब भी ये सारे पैटर्न फेल हो जाते हैं तो हम स्पेशल केस पे आते हैं। और नॉर्मली सबसे स्पेशल केस इन्वॉल्व होता है प्राइम नंबर्स का, जो मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि कहीं ना कहीं फिर प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व है। तो देखो ये प्राइम नंबर की सीरीज तो नहीं है, कहीं कहीं प्राइम नंबर इन्वॉल्व हो रहा है इसमें। भाई ये सब जो है ये प्राइम नंबर्स है। तो 59 के बाद देखो प्राइम नंबर्स अगर मैं लिखूं 97, 97 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 96 है प्राइम नंबर? नहीं है।
में 96 प्राइम है या नहीं? नहीं। नो सर। 95? नहीं। 94? नहीं। 93। 93? नहीं। 93 तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 92? इवन नंबर तो हो ही नहीं सकता प्राइम। 91? नहीं, 13 की टेबल में आ जाता है। 90 भी नहीं है। 89? 8 और 9 आ रहा है इसमें, 9 और 8 सम हो जाएगा 17, तो 3 और 9 से तो डिविजिबल नहीं है। 89 हो सकता है, 7 की टेबल में भी नहीं आता, तो 89 हो सकता है। 88 नहीं होगा। 87? 8 और 7 15, ये 3 से डिविजिबल होगा, यानी ये भी नहीं होगा। 86 तो होगा ही नहीं। 85 भी नहीं होगा। 84 भी नहीं होगा। देन कम टू 83। तो देखो 97 के बाद जो प्राइम नंबर लिखा है वो कौन सा लिखा है? 83। यानी एक बीच में प्राइम नंबर स्किप करके लिखा है। तो 83 और 73 के बीच में एक और प्राइम नंबर होगा, उसे हमने स्किप करके ये सीरीज बनाई है। यानी ये सीरीज किसकी है? प्राइम नंबर्स की है। लेकिन प्राइम नंबर कैसे है? एक तो डिक्रीजिंग, ऑल्टरनेट प्राइम नंबर्स। डिक्रीजिंग ऑल्टरनेट प्राइम नंबर्स, यानी डिक्रीज हो रहे हैं, प्राइम नंबर्स हैं और ऑल्टरनेट है, मतलब एक स्किप करके अगला प्राइम नंबर। तो 59 के बाद जो अगला प्राइम नंबर आता है वो आता है 53। लेकिन हमें 53 नहीं लिखना, उसके बाद जो छोटा प्राइम नंबर है दैट इज 47। यहाँ 57 जो है ये 3 से डिविजिबल है, क्योंकि दोनों का सम 7 और 5 12 है। ये भी प्राइम नंबर नहीं है। और 51 5 और 1 6, ये भी नहीं है। 49 तो हमें पता ही है 7 का स्क्वायर है, ये भी नहीं है। तो आवर आंसर इज 47। तो जहां हमारे ये मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब कॉन्सेप्ट फेल हो जाते हैं, तो फिर हम स्पेशल कुछ कॉन्सेप्ट पे आते हैं। और नॉर्मली स्पेशल का जहां भी इन्वॉल्व होता है उसमें क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर है ये चीज? यस सर। यस सर। देखो प्राइम नंबर की एक खास प्रॉपर्टी होती है, प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 3, यानी 3 से बड़े जितने भी प्राइम नंबर है उनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 6k प्लस माइनस 1। यानी वो प्राइम नंबर्स वही होंगे जो कि क्या होंगे? किसी 6 के मल्टीपल के पास होंगे, या तो उसमें +1 होगा या -1 होगा। जैसे 3 के बाद प्राइम नंबर बताओ कौन सा आता है? 5। और उसके बाद कौन सा आता है? 7। तो ये देखो 6 का मल्टीपल है एक 6। 5 क्या है? उससे -1 में है। और 7 क्या है? उससे +1 में। अब जो अगला प्राइम नंबर होगा वो क्या होगा? 6 का अगला मल्टीपल क्या है? 12। तो 12 में से -1 करेंगे तो 11, और +1 करेंगे तो 13। इससे अगला प्राइम नंबर कौन सा है? वो 6 का मल्टीपल क्या है? 18। 18 में से 1 माइनस कर दो, 17। 18 में +1 कर दो, 19। 18 का अगला क्या है? 6 का मल्टीपल 24। 24 में से -1 कर दोगे तो 23, +1 करोगे तो आएगा 25। ये 25 प्राइम नहीं है।
यानी जो भी प्राइम नंबर होगा 3 से बड़ा वो हमेशा क्या होगा, 6 का जो मल्टीपल होगा उसके एक नंबर कम या एक नंबर ज्यादा, इसके अलावा प्राइम हो ही नहीं सकता कोई नंबर। लेकिन जरूरी नहीं कि सारे 6 के 1 माइनस और प्लस वाले भी प्राइम हो सकता है उसमें से भी कोई कंपोजिट आ जाए। लेकिन जितने प्राइम नंबर होंगे उनको हम क्या कर सकते हैं, 6 के मल्टीपल में से प्लस या -1 की फॉर्म से लिख सकते हैं। तो कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ कि कोई नंबर तुम्हें पता नहीं चल रहा है प्राइम है या नहीं, तो ये ट्राई करके देख लेना कि 6 के मल्टीपल के आसपास तो नहीं है, यानी उससे 1 कम तो नहीं है, उससे 1 ज्यादा तो नहीं है, तो वो प्राइम हो सकता है। लेकिन 1 के अलावा है कि 6 के मल्टीपल के 2 के डिफरेंस पे या 3 के डिफरेंस पे, तो प्राइम हो ही नहीं सकता। तब आप 100% श्योर हो कि वो प्राइम नहीं होगा। जैसे 57 कि 57 प्राइम है या नहीं, तो 57 के पास 6 का मल्टीपल कौन सा है, 9 6 54, तो ये 54 से कितने गैप पर आ गया, +3, तो ये प्राइम होगा ही नहीं। प्राइम दो हो सकते थे, या तो 53 होगा या फिर 55 होगा, तो इस केस में 55 भी नहीं है, सिर्फ प्राइम नंबर कौन सा है, 53। लेकिन जो 6 के मल्टीपल से +-1 से ज्यादा गैप पर है, तो वो तो प्राइम हो ही नहीं सकते। तो ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ा जितने भी सब प्राइम नंबर है वो क्या होंगे, हमेशा इस फॉर्म में होंगे, और हमेशा ऑड नंबर होंगे, इवन तो हो ही नहीं सकते। इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक है, 2। 2 के अलावा फिर और भी कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं है, ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2, और यही सबसे छोटा प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। क्लियर है ये चीज? यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट कर लेते हैं, ये है जैसे 8 16 48 96 288 576, ऑप्शन है 1152 2880 1052 1428, और फिफ्थ है 1728। इसमें देखो अब क्या हो सकता है। सर मल्टीप्लाई बाई 2 देन मल्टीप्लाई बाई 3 वाला पैटर्न है शायद, लाइक 8 2 गुड 16 16 3 48। गुड। देखो पहले कैसे सोचना है, कैसे शुरू करेंगे कि नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर इंक्रीज होने का मतलब है या तो एडिशन हो रहा है या मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, पहले हम यही चेक करेंगे। अगर इससे बात नहीं बनेगी तो फिर हम सोचेंगे कहीं ये स्क्वायर्स या क्यूब की तो रिलेशन नहीं है, वो भी नहीं बनती तब हम स्पेशल केसेस पे आ देंगे, कोई स्पेशल केसेस की बात तो नहीं है।
तो यहाँ देखो एडिशन तब होता है जब नंबर क्या होते हैं, ज्यादा बड़े नहीं हो। भाई एडिशन कितना होगा, 10 का ऐड हो रहा है, 10 15 20 ऐसे ऐड कर रहा है, तो नंबर बड़े इंक्रीज नहीं होते। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं, देखो 8 से 16 हुआ, फिर 48 96, यहाँ तक तो चलो ज्यादा डिफरेंस नहीं था। लेकिन 96 के बाद 288, उसके बाद 576, और उसके बाद जो अगला टर्म आएगा, ऑप्शन देखो सब 1000 से ऊपर है। तो हम देखने लगे कि बाद में जाके बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं नंबर। तो हमें ये नंबर्स को देख के मेंटली अपने दिमाग में आ जाने चाहिए कि एडिशन तो नहीं होगा, मल्टीप्लीकेशन शायद हो सकता है। तो पहला लॉजिक हम चेक करेंगे मल्टीप्लीकेशन। अगर वो फेल हो जाता तो फिर हम स्क्वायर क्यूब पर आते, वो भी फेल हो जाता तो फिर स्पेशल केसेस पे आते। तो अब मल्टीप्लीकेशन में हमें हिंट मिला, देखो 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, अब 48 2 जा 96। यहाँ तक छोटे नंबर थे तो हमने मेंटली ऐसे देख लिया, अब आगे बड़े नंबर हो रहे हैं। लेकिन हमें एक पैटर्न समझ में आया कि पहले 2 से मल्टीप्लाई हुई, फिर 3 से, फिर 2 से, तो क्या पता फिर 3 से हो रही हो। चेक कर लेते हैं। 96 3 जा 288, यस। 288 2 जा 576, बिल्कुल सही। तो हमें पैटर्न समझ में आ गया, ऑल्टरनेट मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले +2 से, फिर वो पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 2 से 3 से। तो यहाँ आंसर क्या होगा, 576 इंटू 3 जा। तो क्या होगा आंसर, 576 इंटू 1728। 1728। तो our answer is 1728. Yes, this is our answer, 1728। तो ये इस तरीके की क्या हो जाती है, सीरीज बन जाती है। तो सीरीज में एक पैटर्न समझना होता है हमें, और फिर उसके बेस पे आंसर करना होता है। जैसे मान लो ये है 50/500, देन 40/1200, 30/1500, 20/1400। अब नेक्स्ट टर्म क्या होगा, ऑप्शन 1 इज 10/1000, ऑप्शन 2 इज 100/1900, ऑप्शन 3 इज 10/900, ऑप्शन 4 इज 10/800, ऑप्शन 5 इज 10/600। क्या आंसर हो सकता है, देखो सिंपल हम ऐसे रिलेशन बनाने की कोशिश करें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग करके देखें। यहाँ तो पैटर्न सा दिख रहा है 50 40 30 20, तो यहाँ तो हमें समझ में आ रहा है 10। 1 होगा सर। तो 1 में भी 10 है, 3 में भी 10 है, 4 में भी 10 है, 5 सब में 10 है। ऑप्शन 1। सर 3 होगा। ऑप्शन 3 इज द आंसर। अब देखो डिनोमिनेटर पे आते हैं, 500 के बाद 1200,
1200 के बाद 1500 फिर 100। अब ये अजीब सा हो गया कि पहले तो प्लस हो रहा है, मतलब सिर्फ डिनोमिनेटर की वैल्यूज की बात कर रहा हूँ मैं। पहले तो 500 है, फिर क्या हो गया 1200, फिर क्या हो गया 1500, फिर कम हो गया 1400। अब क्या होगा नजीर? फर्स्ट ऑप्शन कैसे आ रहा था? क्या लॉजिक लगाया था? मैं सर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कर रहा था सर कि नहीं 5 है, न्यूमरेटर। फिर 5 के टेबल में 5 आया, 4 के टेबल में 12, 3 के टेबल में 15, 2 के टेबल अच्छा, में 14, इस तरह करके। तो फिर तो 1 है ना, तो 1 की टेबल में तो सब आते हैं। रहनुमा क्या लॉजिक लगा? सर इसको डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट में पहले 1/10 आएगा, फिर गुड। 1/30 आएगा, देखो इसको सीधे डिवाइड 20 करके देख 20 लो इंक्रीज हो रहा है। कि कहीं कोई फाइनल वैल्यू में तो नहीं, क्योंकि नॉर्मल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई लॉजिक फिट नहीं हुआ, तो फिर अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तो ये देखो पहला बन गया 1/10, 1/30, 1/50, 1/70। अब हमें लॉजिक दिख रहा है 30, 50, 70। तो अब क्या आएगा 90। यानी ऐसा फ्रैक्शन आएगा जिसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या बन जाए 1/90। तो पहला ऑप्शन बन रहा है 1/100, ये बन रहा है 1/19, ऑप्शन 3 बन रहा है 1/9, ये 1/8, ये 1/6। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर ये चीज? और करते हैं। सबसे ज्यादा सीरीज पे ही ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं नंबर वाले पर। एनालॉजी तो सिनोनिम एंटोनिम में पूछ लेते हैं, सीरीज का कर लेते हैं। 6, 24, 60, 120, 210। नेक्स्ट क्या होगा? सॉरी, 432, 343, 368, 336। क्या हो सकता है इसमें? भाई पहले एडिशन तो लग नहीं रहा हमें, कुछ और सोचते हैं। मल्टीप्लीकेशन देखते हैं, मल्टीप्लाई का अगर लॉजिक लगा के देखते हैं तो 6 4 और 24 तो आ रहा है। चलो 24 और 60, इसमें कोई ऐसी रिलेशन नहीं हो रही। होती भी तो 5/2 से हो सकती थी। इसके बाद फिर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 120 आ रहा है, 120, और इसमें कोई रिलेशन नहीं है। और आगे जो नंबर है वो भी 210 के साथ मल्टीप्लाई में तो आ नहीं रहा, वरना 0 लास्ट में होना चाहिए था। तो मल्टीप्लाई भी फेल हो गया, एडिशन भी फेल हो गया। अब हम आ सकते हैं स्क्वायर क्यूब पर।
कि ये नंबर कहीं स्क्वायर या क्यूब के साथ रिलेशन तो नहीं है, ये देखो। स्क्वायर्स या क्यूब में तो नहीं बन रही कोई रिलेशन। देखो छोटे नंबर में तो हमें समझ में नहीं आता, बड़े नंबर को देखो। 210 के पास कोई स्क्वायर या क्यूब है? सर 216। 6 का क्यूब। 120 के पास 125। 5 का क्यूब। 60 के पास देखो क्यूब आ गया, तो अब क्यूब की बात करेंगे। 60 के पास किसका क्यूब है? तो कोई रिलेशन दिखी? सिक्स क्यूब में से अगर मैं 6 माइनस कर दूं, 5 क्यूब में से 343। 5 माइनस कर दूं, 4 क्यूब में से 4 माइनस करूं, इसके पास क्या है? 27। 3 क्यूब माइनस 3, और 6 के पास है 9, ओ सॉरी 8। 2 क्यूब माइनस 2, तो यहाँ जो नंबर आएगा वो क्या होगा? 7 336। क्यूब माइनस 7, 336। दिस इज द आंसर। ये जो नंबर सीरीज है ये क्यूब की सीरीज नहीं है, क्यूब में से एक नंबर माइनस करके लिखा है। 6 क्यूब में से 6 माइनस किया, 5 क्यूब में 5, 4 क्यूब में 4, 3 क्यूब में 3, 2 क्यूब में 2। तो नेक्स्ट जो सीरीज का टर्म होगा वो क्या होगा? 7 क्यूब माइनस 7, 336। क्लियर ये चीज? यस सर। गुड। एक जल्दी से एक केस और करते हैं सीरीज का, फिर थोड़े से ऑड वन आउट भी देखते हैं। ये स्पेशल सीरीज है, मैं पहले ही बता देता हूँ तुम्हें। स्क्वायर क्यूब वगैरह कोई रिलेशन नहीं, कुछ और है। आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो किस बेस पे ये सीरीज बन रही है। ये कहीं वर्ड पढ़ा है फिबोनाची सीरीज करके? फिबोनाची सीरीज मैथ्स वाले तो बहुत पढ़ते हैं, ये बहुत यूज होती है उसमें फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची देखो सीरीज क्या होती है कि नॉर्मली जो लिखी जाती है वो इस तरीके से होती है कि उसके फर्स्ट टर्म होते हैं 1 1। 1 1 के बाद क्या होता है? पिछले जो दो टर्म है उसे ऐड करते चले जाते हैं। जैसे 1 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। अगला क्या होगा? 2 और 1 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 3। फिर 3 और 2 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 5। 5 और 3 को ऐड कर देंगे तो 8। 8 और 5 को ऐड कर देंगे 13।
13 और 8 को ऐड कर देंगे 21, ऐसे सीरीज चलती रहती। दिस इज कॉल्ड फिबोनाची सीरीज। मतलब पिछले 2 टर्म ऐड करते चले जाओ तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलता रहेगा सीरीज का। सो दिस इज अ फिबोनाची सीरीज। इसे आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, मान लो हमें पता नहीं फिबोनाची है या नहीं, तो हम देखते हैं कि नंबर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं, तो हम एडिशन का जब कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो देखो क्या होता है। 5 और 12 में आ रहा है 7, इसमें आ रहा है देखो 5, तो यहाँ तक तो हमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसके बाद तुम्हें समझ में आने लगेगा। देखो 12, 17, 29, 46, यानी क्या ऐड हो रहा है, देखो 46 ऐड हो रहा है, ये 46 सीरीज में है। 29 ऐड हो रहा है, ये सीरीज में है। 17 ऐड हो रहा है, ये सीरीज में है। 12 ऐड हुआ, ये सीरीज में है। 5 ऐड हुआ, ये सीरीज में है। यानी हमने क्या किया, पिछले दोनों टर्म को ऐड करके सीरीज बनाते चले जा रहे हैं। तो ऐसी सीरीज को कहते हैं फिबोनाची। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि सीरीज दे रखी है, स्क्वायर क्यूब प्लस मल्टीप्लाई, सारे कॉन्सेप्ट हमें नहीं आ रहा कुछ भी समझ में, लेकिन जब हमने देखा कि पिछले नंबर को ऐड कर दे उसमें, तो हमें सेम नंबर मिलता चला जा रहा है। तो समझ में आ गई ये फिबोनाची सीरीज कैसी होती है। पिछले 2 टर्म ऐड कर दो तो सीरीज का नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर, पिछले दोनों टर्म को ऐड कर दो, यानी 75 196 प्लस 121, 691। यस, ऑप्शन 3 196, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये क्या है, एक स्पेशल टाइप की सीरीज है, दिस इज कॉल्ड फिबोनाची सीरीज। अब एक दो जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं ऑड वन आउट के। ऑड वन भी वैसे ही हो सकते हैं, वर्ड भी हो सकते हैं, लेटर भी हो सकते हैं, और नंबर्स भी हो सकते हैं। जैसे ये है, मान लो स्किन, आई, लेग, नोज, ईयर, इसमें से ऑड वन आउट कौन सा होगा। लेग। रेनुमा कौन सा होगा ऑड वन आउट। सर लेग। कैसे हुआ लेग। सर बाकी तो सेंस ऑफ ऑर्गन्स हैं, लेकिन लेग बॉडी पार्ट्स है। गुड, ये सब क्या है, सेंस ऑफ ऑर्गन है। स्किन से हम फील करते हैं, आई से देखते हैं, नोज से स्मेल करते हैं, ईयर से हियर करते हैं। लेग इज नॉट अ सेंसरी ऑर्गन, सेंस करने के काम नहीं आता है। तो ये हमारा अलग हो जाएगा। तो ये हो सकते हैं, या फिर नंबर्स के बीच में हो सकता है कि मान लो B4 E25 D16 I91, इसमें से कौन सा होगा ऑड वन आउट। 91 I91। I91, यस, दिस इज द ऑड वन आउट। क्यों है ये ऑड वन आउट। क्योंकि सर ये प्राइम नंबर है। अरे सॉरी सॉरी सर 91 सॉरी। पहली ऑड बात तो ऑड। प्राइम नहीं है।
ऑड है, चलो हाँ ये कह सकते हैं। लेकिन देखो ऑड इवन मैंने फिर से बता देता हूँ कि ऑड इवन वाला लॉजिक या फिर डिविजिबिलिटी वाला लॉजिक, ये डिविजिबल बाय 2 है या 3 है या 5 है, ये हम बाद में यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत कॉमन है। अब देखो सारे नंबर ऑड इवन या तो ऑड होगा या इवन होगा। सर ये अपने स्क्वायर रूट्स के साथ लिखे हैं, अपनी पोजीशंस के स्क्वायर्स के साथ लिखे हैं ये, पोजीशन के लाइक पी स्क्वायर्स का। के साथ। यस, बी की पोजीशन है 2, 2 स्क्वायर इज 4। ई की पोजीशन है 5, 5 स्क्वायर इज 25। डी की पोजीशन है 4, 4 स्क्वायर इज 16। ओ ऑड तो ये भी था ना 25, सिर्फ 91 थोड़ी था इसमें। तो ऑड वाला भी फेल है यहाँ पर क्योंकि 2 ऑड थे 2 इवन था नंबर। तो यहाँ पर लॉजिक ये था कि जो भी लेटर है उनकी पोजीशन का स्क्वायर करके उनके साथ लिख दिया है। तो यहाँ पर I91 की जगह क्या होना चाहिए था? I91 की जगह क्या होता? 81। 81। I का है 9, 9 स्क्वायर इज 81। I81 होना चाहिए था, यहाँ क्या है I91 लिख रखा है। चलो और एक दो कर लेते हैं। 20, 42, 58 और फोर्थ है 72। इसमें से ऑड वन बताओ। 1 क्वेश्चन और 2 ये है। 30, 630, 10 और 130। ये 2 क्वेश्चन है, इनमें बताना है ऑड वन आउट कौन सा है। क्वेश्चन 1 में देखो पहले क्या हो सकता है। 20, 42, 58, 72। देखो ऑड इवन भी नहीं है, प्राइम वाला भी चक्कर नहीं है, तो कुछ और ही होगा। क्या स्क्वायर क्यूब की बात हो रही है? देखो ट्वेंटी के पास कौन सा स्क्वायर है? 16 यानी कि 4 स्क्वायर। 42 के पास कौन सा है? 36 यानी कि 6 स्क्वायर। 58 के पास कौन सा है? 49 यानी 7 स्क्वायर। 72 के पास कौन सा है? 64 यानी कि 8 स्क्वायर। तो ये देखो 4 स्क्वायर के पास है, ये 6 स्क्वायर के पास है, ये 7 स्क्वायर के पास है और ये 8 स्क्वायर के पास है। अब बताओ कौन सा ऑड वन लग रहा है? इतनी तो मैंने हिंट दे दी, स्क्वायर के पास की बात हो रही है।
कोई 3 नंबर ऐसे होंगे जो एक कॉमन रिलेशन या एक कॉमन रूल से हम उसको कह सकते हैं कि ऐसे लिखा गया है नंबर, लेकिन एक ऐसा होगा जो उस पैटर्न, उस लॉजिक या उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा होगा। देखो 20 को लिख सकते हैं हम 4 स्क्वायर प्लस 4, 42 को लिख सकते हैं 6 स्क्वायर प्लस 6, 72 को लिख सकते हैं 8 स्क्वायर प्लस 8, लेकिन 58 को अगर मैं 7 स्क्वायर प्लस 7 लिखूंगा तो ये बनेगा 56, 58 नहीं बनेगा। तो ऑड वन आउट इसमें कौन सा है? 58। जैसा भी पीछे कर रहे थे ना, स्क्वायर में से माइनस कर रहे थे, यहाँ पर प्लस कर रहे हैं स्क्वायर में वही नंबर। क्लियर हो गया ये? इसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2। सर 3 होगा ठीक है। आंसर 10 क्वेश्चन 2 का। यस सर। 10 नहीं, यस यस। 10 नहीं है। क्या लॉजिक लगाया ये बताओ? भाई देखो छोटे नंबर नहीं, हमेशा बड़े के पास देखो। 130 के पास कौन सा स्क्वायर या क्यूब है? 125। 125 है ना। 5 क्यूब, तो 5 क्यूब प्लस 5 ऐसे लिखा है 130। तो यानी इनमें से भी जो नंबर होंगे किसी किसी क्यूब के पास होंगे, और जिस नंबर का क्यूब है उसी को ऐड कर रहा है। तो 30 किसके पास है? 27। 27 इज 3 क्यूब प्लस 3। 10 के पास कौन सा क्यूब है? 8। 8। 2 क्यूब प्लस 2। तो ये तीनों तो एक ही पैटर्न में आ गए, यानी 630 ऑड वन आउट है। 630 के पास कौन सा क्यूब है? कोई है? 729 है सर, बहुत बड़ा है। कोई नहीं है। तो इसको हम इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकते जैसे बाकी 3 को लिख रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस केस में। तो ये ऑड वन आउट के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। तो ये लेटर में भी हो सकते हैं, सीरीज में भी इस तरीके से हो सकते हैं। जैसे ये ले लेते हैं एक स्पेशल केस। ऑड वन आउट बताना है, ए आर सी, ए आर ई आई ओ, कौन सा होगा इसमें से? सर आर हो सकता है क्योंकि बाकी सब वॉवेल्स हैं लेकिन आर वॉवेल नहीं है। गुड। तो इस बार ऑड वन आउट क्या है? एक अलग पैटर्न पर है। इट इज अ कॉन्सोनेंट, और ये सब क्या है? ए ई आई ओ और यू, ये सब क्या है? वॉवेल्स। तो यहाँ पर 4 ये क्या थे? वॉवेल्स थे। एक अलग था, ऑड वन या डिफरेंट आउट था, वो तो क्या था? कॉन्सोनेंट।
तो वो ऑड वन आउट हो गया। तो कभी कभी ये सिंपल लॉजिक भी यूज हो जाता है। तो लेटर्स में हमेशा ध्यान रखना वॉवेल कॉन्सोनेंट का, नंबर्स अगर हो तो ध्यान रखना प्राइम नंबर या कंपोजिट का तो नहीं है, अगर स्पेशल केस की बात है। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था इसका। कल और हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग भी है और मेन टॉपिक भी है। तो ट्राई करो कि खुद से करो क्वेश्चन, फिर मैं जब तुम्हारी क्लास के बाद मैं तुम्हें ये शीट दे दूंगा ताकि तुम जो 3 दिन मिलेंगे उसमें प्रैक्टिस कर सको। क्लियर? तो सर एमबीए लेवल का हम्म, यही है क्वेश्चन, ये बेसिक है सर ये अभी। ये बेसिक है। इसमें देखो एमबीए में जो क्वेश्चन आते हैं मैंने तुम्हें बताया कि अभी तक जितने क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ज्यादातर क्या पैटर्न है, एनालॉजी पे तुम्हारा कॉन्सेप्ट यूज होता है, सिनोनिम एंटोनिम चेक करते हैं वो ज्यादातर। अभी तक कोई ऐसे नंबर सीरीज या लेटर सीरीज या इसके ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे। ग्रेजुएशन लेवल पे तो आते हैं, एमबीए में नहीं आ रहे अभी। तो ये तो तुम इंग्लिश जब पढ़ोगे तो साथ साथ करते रहोगे। सीरीज कंप्लीशन के एक बार क्वेश्चन आए हैं, 5 क्वेश्चन बस वही आए, तब से उसके बाद से कोई क्वेश्चन नहीं आए। तो सीरीज कंप्लीशन को हम करेंगे, नंबर सीरीज पर थे वो भी क्वेश्चंस, कल और करेंगे नंबर सीरीज के। ऑड वन आउट में भी छोटे मोटा कुछ पूछ लेते हैं, वो भी इंग्लिश और नॉर्मली उसी पर बेस्ड रहता है। तो ये भी अभी इतने ज्यादा एमबीए में आते नहीं है, लेकिन रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो क्यों पता नहीं, जामिया का हो सकता है इस बार दे ही दे तुम्हें। तो कल हम एक क्लास और इसकी लेंगे, थोड़ा सा नॉन वर्बल पार्ट भी करेंगे क्योंकि नॉन वर्बल 2020 में पूछ लिया था। तो हम नॉन वर्बल वाला कल पार्ट करेंगे, कुछ इसी के क्वेश्चन करेंगे और फिर नॉन वर्बल। उसके बाद प्रैक्टिस शीट वो तुम करते रहना, उसी में से काफी चीजें हो जाएंगी कवर हमारी। मेन अब प्रैक्टिस के ऊपर है, कॉन्सेप्ट तुम्हारे इसमें बनी गए, कुछ ऐसा है नहीं खास। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके बाद के जो रीजनिंग के टॉपिक है वो थोड़े समझने वाले हैं, उनको हम अच्छे से समझेंगे। इसमें तो तुम जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो तुम एनालॉजी में, तुम्हें क्योंकि इसमें जीके भी इन्वॉल्व होगी, इंग्लिश भी इन्वॉल्व होगी, कहीं साइंस भी इन्वॉल्व हो जाएगी कि कुछ एलॉय दे रखे हैं कुछ एलॉय नहीं है, तो ये साइंस का कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा। तो ये जितना प्रैक्टिस कर लो अच्छा है। क्लियर है ये चीज फिर? यस सर। ठीक है, जो प्रैक्टिस में जो समझ में नहीं आया वो टेलीग्राम ग्रुप पे तभी डाल दिया करो, या तो तुम्हारे जो साथ के हैं वो तुम्हें सॉल्व करके बता देंगे, अगर नहीं बताते इन केस तो फिर मैं क्लास में डिस्कस कर लिया करूंगा, क्योंकि मुझे पता होगा कि तुम्हें ये क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, ग्रुप पे डाल देना ये सब चीज। जब भी किसी भी क्वेश्चन में फंसो फोटो लेके उसका टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दो। ठीक है, फिर क्लास एंड करते हैं आज के। ओके सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। Okay.